हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? वी डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस फ्रॉम मेटलर्जी फॉर योर CUET एग्जामिनेशन। और उससे पहले हमने डिस्कस किए थे थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट्स ऑफ योर मेटलर्जी। ठीक है, तो उसमें हमने ये चीज़ सीखी थी कि डेल्टा G शुड बी नेगेटिव फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड फॉर द स्मेल्टिंग प्रोसेस, जहाँ हम मेटल ऑक्साइड से मेटल का एक्सट्रैक्शन कर रहे थे, देयर वी नीड हीटिंग, इट मीन्स डेल्टा H विल बी पॉजिटिव। ठीक है, अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम, दैट इज एलिंघम डायग्राम। और एलिंघम डायग्राम समझने में बच्चों को बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है। पहली चीज़ तो आपकी NCERT में इस तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन गिवन है एलिंघम डायग्राम के नेम से, और बच्चों को देखकर बहुत डर लगता है कि ये पता नहीं क्या चीज़ है। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, ये आपको याद नहीं करना है। जब भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अवेलेबल कराते हैं। और इन वर्स्ट सिनारियो, ठीक है, इन वर्स्ट सिनारियो भी क्या होगा, आपको कुछ जो हाईलाइटेड ऑक्साइड्स हैं वो याद रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूरा ग्राफ याद करने को बोला जाए तो आपको ग्राफ याद नहीं करना है, बस आपको एक ग्राफ समझना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड में ये चीज़ आती है कि जो एलिंघम डायग्राम है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एलिंघम डायग्राम। ठीक है, हम यहाँ पे पूरा डिटेल एनालिसिस नहीं करेंगे, जितना हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है वो हम देखेंगे। और एलिंघम डायग्राम को का यूज़ कैसा है, यूज़ क्या है और हमें उसे यूज़ कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हमें सीखनी है। तो पहली चीज़ तो ये बच्चों, जो आपका एलिंघम डायग्राम है, ये हेल्प करता है टू सिलेक्ट द suitable reducing agent for reduction of your metal oxide to metal। सबको पता है हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था बच्चों, जब हम मेटल ऑक्साइड का क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं इनटू इट्स मेटल फॉर्म, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं। व्हाट डज द रिड्यूसिंग एजेंट डज, वो रिडक्शन करता है मेटल ऑक्साइड का, और मेटल ऑक्साइड रिड्यूस होके हमें क्या मिल जाता है, हमारा डिज़ायर्ड मेटल हमें मिल जाता है। तो बच्चों, एलिंघम डायग्राम का अगर हम यूज़ देख रहे हैं तो जो एलिंघम डायग्राम है उससे हम रिड्यूसिंग एजेंट सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारे डिफरेंट मेटल ऑक्साइड के लिए विच विल बी द सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। तो फर्स्ट एलिंघम डायग्राम का यूज़ क्या है, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मेंशन्ड है, पहले ये पॉइंट समझ लेते हैं फिर हम ग्राफ को समझेंगे। ठीक है, तो बहुत शॉर्ट टाइम में इसको कंप्लीट कर लेंगे, सो डू नॉट वरी। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, एलिंघम डायग्राम इज यूज्ड टू सिलेक्ट सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। पहला काम तो ये रहा। दूसरी चीज़ ये है कि ऑलमोस्ट ईच प्लॉट इज स्ट्रेट लाइन। अब देखो, अब ग्राफ की बात आई है कि जो ये प्लॉट्स बने हुए हैं ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है। तो बच्चों, जब भी हम किसी भी ग्राफ को पढ़ते हैं तो ग्राफ को पढ़ने से पहले हमें उसके y एंड x एक्सिस पे जो हमने प्लॉटिंग्स ली हैं वो क्या है उनको देखना होता है। तो बच्चों, यहाँ x एक्सिस पे हमने क्या लिया हुआ है, टेम्परेचर। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने डिग्री सेल्सियस में मेंशन किया हुआ है, आपकी NCERT में डिग्री सेल्सियस के नीचे उसको केल्विन में भी कन्वर्टेड फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, और y एक्सिस पे हमने लिया हुआ है डेल्टा G0। ठीक है, वो भी किस में लिया है, किलोजूल पर मोल में ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब सबको पता है डेल्टा G0 क्या है, इट्स गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। ठीक है, ग्राफ बना रहे हैं हम डेल्टा G और टेम्परेचर के बीच में, तो यहाँ पे क्या है, डेल्टा G इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, डेल्टा G इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। कहाँ से मिला हमें, तो बच्चों सबने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, दैट इज डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं और लाइन इक्वेशन से इसको प्लॉट करते हैं तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके का हमें ग्राफ मिल जाएगा, y इज इक्वल्स टू C और यहाँ पे माइनस mx। ठीक है, माइनस मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि यहाँ सिंबल है। अब देखो x एक्सिस पे हमने यहाँ पे टेम्परेचर लिया हुआ है, इसको इस तरीके से लिख लो, xm लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर आपने एक्सिस पे लिया हुआ है, डेल्टा एस क्या है आपका, यहाँ पे स्लोप है, डेल्टा एच आपका क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर होता क्या है, जैसे अब आप देख लो पहले कि जो हमने y एक्सिस लिया है वो डेल्टा G0 लिया है एंड x एक्सिस पे हमने टेम्परेचर लिया हुआ है। टेम्परेचर हमारा डिग्री सेल्सियस में है और हमारी ये जो लाइन थी
ये बोलती है ऑलमोस्ट ईच प्लॉट। ज़्यादातर जो प्लॉट्स हैं वो कैसे हैं, स्ट्रेट लाइन है। देखो चाहे आप यहाँ देखो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में वो कन्वर्ट हो रहा है, स्लोप कैसा आएगा, इसका स्लोप आएगा पॉजिटिव, और ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। जैसे अगर हम बात करें जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, एक हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मिल रही है। यहाँ पर भी हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही है एल्यूमिनियम के ऑक्सीडेशन में, चाहे मैग्नीशियम के ऑक्सीडेशन के केस में देखें तो भी हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, एक्सेप्ट सम चेंज इन फेज। अब देखो आपको सडन डिप्स दिख रहे होंगे यहाँ पे, जैसे जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, क्या बना रहा है, जिंक ऑक्साइड, तो यहाँ पे हमको स्ट्रेट लाइन मिल रही है, लेकिन हमें एक सडन इंक्रीज दिख रहा है, दिस इज द सडन इंक्रीज। अब ये सडन इंक्रीज क्यों आया होगा, तो बच्चों होता क्या है, जब फेज चेंज होता है उस फेज चेंज ट्रांजिशन में यहाँ पे एक सडन इंक्रीज देखने को मिलता है। हो क्या रहा है कि जो टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, देखो इस डायरेक्शन में टेम्परेचर बढ़ रहा है, और अगर इस डायरेक्शन की आप बात करो तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव हम लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होनी चाहिए। डेल्टा जी जब नेगेटिव होगा तभी प्रोसेस कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। तो यहाँ पर देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हमें एक स्ट्रेट लाइन स्लोप मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन प्लॉट मिल रहा है, तो उसमें देखो यहाँ से नेगेटिव वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होके कहाँ तक जा रही है, 0 तक जा रही है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि अगर आप इस पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करो, जैसे यहाँ पे 1000 डिग्री सेल्सियस की मैं बात करूँ, तो 1000 डिग्री सेल्सियस पे आपने देखा कि सडनली क्या हुआ है, यहाँ पे डेल्टा जी नेगेटिव का वैल्यू डिक्रीज हो गया है, मतलब पहले ज़्यादा नेगेटिव था अब कम नेगेटिव की तरफ चला गया है। तो ये चेंज किसकी वजह से आया, तो ये चेंज आता है फेज चेंज की वजह से। आइदर इस पॉइंट पे सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन हुआ होगा, या फिर इस पॉइंट पे लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हुआ होगा, या फिर हम इस पॉइंट को क्या मान के चलते हैं, आइदर बॉइलिंग पॉइंट है या फिर मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे या तो ये बॉइलिंग पॉइंट है इसकी वजह से सडन आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है, या फिर मेल्टिंग पॉइंट है इसलिए आपको सडन इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये जो चेंज इन डिप है, ठीक है, प्लॉट का जो डिप चेंज हो रहा है वो इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि वहाँ पे फेज चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है, फेज चेंज। अब जैसे देखो बात करूँ, अब हम देखेंगे हमारा थर्ड पॉइंट। यहाँ पर थर्ड पॉइंट बोलता है एलिंघम डायग्राम टेल्स अस अबाउट एट विच टेम्परेचर रिडक्शन इज फीजिबल फॉर गिवन कॉम्बिनेशन। ठीक है, किस टेम्परेचर पर रिडक्शन फीजिबल है। तो पहले तो ये समझो बच्चों, ये जो ग्राफ है आपको दिख रहा होगा कि ये ऑक्साइड फॉर्मेशन का ग्राफ है, जबकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ऑक्साइड फॉर्म का रिडक्शन इनटू योर मेटल फॉर्म, ठीक है, जबकि यहाँ पे मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपना ऑक्साइड फॉर्म बना रहा है। तो अब इस ग्राफ को कैसे स्टडी करना है इन टर्म्स ऑफ मेटलर्जी वो देखते हैं हम। देखो तो बच्चों यहाँ पर अगर हम पर्टिकुलरली बात करते हैं, सपोज 400 डिग्री सेल्सियस की मैं बात करती हूँ कि अगर इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मुझे क्या करना है, मुझे कराना है रिडक्शन किसका, ZnO का रिडक्शन कराना है। अब ZnO का रिडक्शन कौन सा मेटल कर सकता है और कौन सा नहीं कर सकता वो हम एलिंघम डायग्राम से इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे अगर आपके पास जिंक ऑक्साइड है, आपको कराना है इसका रिडक्शन होगा तो हमें क्या मिलेगा, जिंक मेटल मिल जाएगा, जो कि हमें क्या है, यही तो हमारा स्मेल्टिंग प्रोसेस था। अब कौन रिड्यूस करेगा कौन नहीं करेगा वो हमें एलिंघम डायग्राम से पता चलेगा। तो जैसे सपोज यहाँ पे 400 डिग्री सेल्सियस की मैंने बात की, तो ये 400 डिग्री सेल्सियस पे, ये आपका 400 डिग्री सेल्सियस की हम बात कर रहे हैं। तो अगर आपने जिंक ऑक्साइड को किससे ट्रीट किया है, मेटालिक मैग्नीशियम से, या मैग्नीशियम से अगर आप ट्रीट करोगे जिंक ऑक्साइड को, तो बच्चों मैग्नीशियम जो है वो क्या कर देगा, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन कर देगा, खुद अपने ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करके जिंक फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अब आप बोलोगे मैम आपको कैसे पता, तो बच्चों एक चीज़ हमेशा याद रखना फॉर योर एलिंघम डायग्राम, जो भी नीचे साइड मेटल्स हैं वो अपने से ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड्स को रिड्यूस करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेंगे, लोएस्ट मेटल्स हैव टेंडेंसी टू रिड्यूस above metal oxides at particular temperature
टेम्परेचर का बहुत रोल है। अब जैसे अगर आप बात करो यहाँ पर, मैंने बोला जो नीचे वाला मेटल है ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा। मतलब यहाँ मैग्नीशियम को अगर आप Al2O3 में डालते हो तो Al2O3 का रिडक्शन होगा, एल्यूमिनियम मेटल आपको मिल जाएगा। लेकिन ये बात मैंने किस टेम्परेचर पे कर ली, 400 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन अगर यही सेम बात मैं करूँ 2000 डिग्री सेल्सियस पे, 2000 डिग्री सेल्सियस पे या 2273 केल्विन पर, तो अब देखो मैग्नीशियम का जो ग्राफ है वो ऊपर है और आपके एल्यूमिनियम का ग्राफ नीचे है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे आप एल्यूमिनियम लोगे और जब आप उसे ट्रीट कराओगे किससे, मैग्नीशियम ऑक्साइड से, तो एल्यूमिनियम खुद का ऑक्सीडेशन कर लेगा और मैग्नीशियम का रिडक्शन कर देगा। ये खुद का क्या कर लेगा, ऑक्सीडेशन, और मैग्नीशियम का कर देगा रिडक्शन, और हमें जो मेटल मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, मैग्नीशियम मेटल मिल जाएगा। टेम्परेचर का खासा रोल है। अगर हम 400 डिग्री सेल्सियस पे बात करें तो 400 डिग्री सेल्सियस में मैग्नीशियम को Al2O3 से ट्रीट करोगे तो वहाँ पे Al2O3 का रिडक्शन होगा, एल्यूमिनियम मेटल मिलेगा और मैग्नीशियम खुद अपने मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन वहीं हम बात करें 2000 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होगा, ऑन द ट्रीटमेंट विथ एल्यूमिनियम वो मैग्नीशियम मेटल में कन्वर्ट होगा और एल्यूमिनियम अपने ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जो नीचे वाले मेटल्स हैं वो ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड्स को रिड्यूस कर देते हैं। बस यही है एलिंगम डायग्राम, ये बेसिक प्रिंसिपल है एलिंगम डायग्राम का। द लोएस्ट द मेटल इन द ग्राफ will have the tendency to reduce above metal oxides and it converts them into their metallic form। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। lower is the element more negative will be its delta G value। सबको पता चल रहा है, जैसे अगर हम मैग्नीशियम मेटल की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसकी हाईएस्ट डेल्टा G वैल्यू है। ऐसे ग्राफ में क्या हो रहा है, ग्राफ जैसे से ऊपर बढ़ता जा रहा है डेल्टा G का वैल्यू लेस नेगेटिव होता जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट है, सो दैट इट कैन रिड्यूस ऑल मेटल ऑक्साइड अबव इट। मतलब जिसका जितना ज़्यादा डेल्टा G का वैल्यू नेगेटिव होगा वो उतनी ज़्यादा टेंडेंसी रखता है ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड्स को रिड्यूस करने की। क्या टेंडेंसी रखता है, ऊपर वाले मेटल्स को रिड्यूस करने की। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज़ एक और है, जैसे आप ये वाला ग्राफ देख रहे होगे, ये जो ग्राफ है ये वाला ग्राफ, ये आप देख रहे होगे कि मैम इसका स्लोप नेगेटिव क्यों है, इसका स्लोप नेगेटिव क्यों है। तो बच्चों ये देखो, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, गैस है। 1 मोल ऑक्सीजन से यहाँ 1 मोल गैस से 2 मोल गैस बन रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों डेल्टा एस मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है, एंट्रोपी बढ़ रही है। एंट्रोपी किस में जा रही है, पॉजिटिव में। तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो जो स्लोप मिलता है हमको वो कैसा मिलता है, नेगेटिव, क्योंकि एंट्रोपी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। एंट्रोपी क्या हो गई है, इंक्रीज। जबकि यहाँ देखो ये सॉलिड है, ये गैस है, ये सॉलिड है, गैस से सॉलिड में जा रहा है, एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, तो हमें स्लोप कैसा मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। तो बच्चों दिस वाज द एलिंगम डायग्राम। आप कैसे समझ सकते हो कि आपको कौन रिड्यूस कर सकता है, कौन रिड्यूस नहीं कर सकता। और एक केस तो ऐसे आता है जैसे मरकरी, सिल्वर या गोल्ड की बात करो तो वहाँ पे डेल्टा G की वैल्यू कैसी हो जाती है, पॉजिटिव के केस में चली जाती हैं। वो आपकी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है इसलिए हम नहीं देख रहे हैं ग्राफ में, ये आपकी एनसीईआरटी का ही ग्राफ है। सिंपल सी चीज़ याद रखनी है एलिंगम डायग्राम में, जो जितना नीचे मेटल होगा वो क्या कर रहा है, वो टेंडेंसी रखता है ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने की। फ़र्क क्या है, आपको यहाँ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही देखना है, क्योंकि अगर टेम्परेचर वैरी होता है तो ग्राफ्स के प्लॉट्स भी वैरी हो रहे हैं। ग्राफ के प्लॉट्स वैरी क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, फेज चेंज देखने को मिल रहा है। जैसे अगर हम 400 डिग्री सेल्सियस पे बात करें, क्या जिंक कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि जिंक नीचे है, कॉपर ऑक्साइड ऊपर है। जिंक कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होकर कॉपर में कन्वर्ट होगा एंड जिंक विल ऑक्सीडाइज इनटू इट्स जिंक ऑक्साइड फॉर्म। क्लियर है ये चीज़। तो जो जितना ज़्यादा नीचे मेटल है वो ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा। तो दिस वाज द एलिंगम डायग्राम इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे, जो कि हमने सीख लिया है। अब एलिंगम डायग्राम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, आपको यही बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना है और आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सो होप आपको ये समझ आया होगा।
अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड थैंक यू।